class. 10th class. Today I'm going to start your third chapter of history, nationalism in India. बच्चे ये सारा वही चैप्टर है जो आपने कहीं ना कहीं इसका एक कह लो कि बेसिक इंट्रोडक्शन एट्थ की सारी हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है. आपकी पूरी एट्थ की हिस्ट्री कल्मिनेट कर दी है इस एक ही चैप्टर में. ठीक है, तो चलिए. नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, या कह लो कि हमारे जो मास मूवमेंट्स थे, वो तो 1857 में ही शुरू हो गया था. फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था. ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो थी वो हमारी इंडिपेंडेंस की फर्स्ट वॉर थी. उसके बाद सडनली एक पीरियड आया जिसमें कॉन्टिन्यूसली हमने मूवमेंट्स को स्टार्ट करना शुरू किया. वाई, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? जस्ट फॉर द फ्रीडम. हम इतने एक्सप्लॉयड, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया था. तो स्टार्टिंग हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रॉब्लम्स क्या आई? डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया क्योंकि वो वॉर बहुत साल चली. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जब बेटा वॉर वाली सिचुएशन होती है ना किसी भी कंट्री में, तो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल्कुल ही जीरो होने शुरू हो जाते हैं और एक डिस्ट्रक्टिव मतलब पॉइंट पे चली जाती है इकॉनमी. क्रॉप फेलियर हो गया बहुत सी कंट्रीज़ में. ठीक है, और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, एपिडेमिक स्प्रेड हो गए, और जो हमारे रूरल पीपल थे यानी कि गांव के लोग थे, उनको ज़बरदस्ती घरों से उठा उठा के फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था आर्मी में कि तुम बस आर्मी के लिए काम करोगे. उनका मन है नहीं है, उनकी मर्जी है नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को उठा उठा के मारने के लिए भेज दिया कि चलो जाओ मरो जाके. इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल. थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे. इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल क्या था? ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का कंसेप्ट लेकर आए और उन्होंने एक सिंपल सा ट्रेडिंग कंसेप्ट हमारे साथ शुरू किया था कि हम आपकी कंट्री में आके ट्रेड करेंगे. ठीक है, और उसके बदले में हम आपके साथ इनकम एक्सचेंज करेंगे, गुड्स का एक्सचेंज होगा और कहीं ना कहीं वो आपकी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा होगा. देखो बेटा, वर्ल्ड वॉर से पहले इंडिया जो थी वो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक थी. आज आपको बता दूँ, हम डिवेल्प्ड नेशन थे. आज हम जो डेवलपिंग कहते हैं ना और गरीब देश मानते हैं, जो अमेरिका, कनाडा, ये हमारी जितनी भी ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज़ है ना, इन्होंने हमें ही लूट के अपनी कंट्रीज़ बनाई हैं. ये इनके पास कुछ नहीं था. एक बार डस्ट बॉल ट्रेजिडी आपने सुनी होगी. डस्ट बॉल ट्रेजिडी में इनका बहुत कुछ निकल गया था. ऊपर से वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें भी इनके सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए. इन्होंने इंडिया को इस तरीके से लूटा, हमारे ट्रेजर्स को लूटा, हर चीज़ को लूट लूट के ही अपनी कंट्रीज़ में लेके और अपनी कंट्रीज़ को इन्होंने डेवलप बना दिया. और हम स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकॉनमी का पार्ट बन गए. कमर्शलाइजेशन इन एग्रीकल्चर क्या था? पहले हम बेटा फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे जस्ट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन और डोमेस्टिक यूज़, जैसे कि वीट, राइस, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स. ठीक है, इन्होंने आकर कमर्शलाइजेशन किया. कमर्शलाइजेशन मतलब एग्रीकल्चर में वो प्रोडक्ट्स को इन्होंने स्टार्ट किया जिनके बदले में पैसे आते थे. ठीक है, जिनकी बहुत वैल्यू थी जिन प्रोडक्ट्स की, इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में भी. कमर्शलाइजेशन इन एग्रीकल्चर में कौन से प्रोडक्ट्स थे? एक तो आपके फाइबर क्रॉप्स थे. ठीक है, जिसमें जूट, कॉटन, सिल्क, ठीक है, ये सब. फिर उसके बाद आपके थे बेवरेज क्रॉप्स, जिसमें टी, कॉफ़ी. ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स में भी डील किया, इंडिगो, शुगर केन, ठीक है, ओपियम. तो ये बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते थे. आप देखो फर्स्ट पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ? डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. इन्होंने देखो बेटा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमारे को गॉड ने इतने बड़े गिफ्ट्स दिए हैं ना, हर जगह से नेचर हम पर मेहरबान है. आप सीजन्स की बात करो तो डिफरेंट सीजन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है. बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं, अमेरिका की भी, कनाडा की, जहाँ पे स्नोई कैप्ड एरियाज हैं, वो हमेशा बर्फ़ रहती है, टेम्परेचर माइनस में रहता है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हाथ से काम करने वाले कारीगर थे, उनके लिए बहुत ही डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ. क्यों? ब्रिटिशर्स ने उनके अंगूठे कटवा दिए. और रीज़न यही था कि जब अंगूठे कटवा दिए तो वो हाथ में सुई कैसे पकड़ेंगे, नीडल कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि नीडल पकड़ने के लिए आपको अंगूठे का यूज़ होता है. धागा कैसे चलाएंगे, एम्ब्रॉयडरी कैसे करेंगे, कारपेट्स बनाते थे हम. ठीक है, राजे महाराजाओं का देश था. आपने देखा ही होगा कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी रानियाँ, कितने हैवी हैवी ड्रेसेस पहनती थी, उसमें हाथ से काम होता था. उनके राजमहल देखो आप, उनके राजमहलों में आपको सारी एंटीक चीज़ें मिलेंगी, एम्ब्रॉयडरी वर्क से बने हुए. उनके नीचे कारपेट होते थे, उनके मतलब बेड शीट्स भी ऐसी होती थी, उनके पर्दे भी ऐसे. तो उन्होंने अंगूठे ही कटवा दिए, वहीं से काम खत्म हो गया. प्रिंसली कोर्ट्स डिसअपियर हो गए. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट. एक पॉलिसी शुरू की उन्होंने, ट्रेड पॉलिसी, ब्रिटिशर्स ने. जब यहाँ से सामान, मतलब आपके घर से कोई सामान, मतलब आपकी शॉप है और आपकी शॉप से कोई भी फ्री में मुंह उठा के सामान ले जाएगा और उसके बाद उसको यूज़ करके
मतलब या उसको इनोवेट करके एक नया प्रोडक्ट बना के देगा और आपको डबल प्राइस पे बेच देगा। समझ आ रही है? इन्होंने क्या किया, हम यहाँ पे जूट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉटन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हम फाइबर क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेवरेज की कर रहे हैं, राइस की कर रहे हैं, वीट की, हर चीज़ की प्रोडक्शन हो रही थी। ये क्या करते थे, हमारे से जो हमारी प्रोडक्शन होती थी, बड़े स्मार्टली गेम खेलिए। आपने लगान मूवी देखी होगी आमिर खान की, उसमें आपको बड़ा अच्छे से समझ आया। हमारे इंडियंस को कह दिया, फार्मर्स को, तुम टैक्स पे करोगे, लगान पे करोगे, मतलब ये जो प्रोडक्शन हम तुम्हें करने दे रहे हैं ये हमारी मेहरबानी, मतलब घर आपका, ज़मीन आपकी, पर कोई तीसरा बंदा बाहर से आके आपके घर में आपके रहने से किराया मांग रहा है, मतलब आप अपने घर में रह रहे हो और आप अपने घर में रहने का किराया दे रहे हो किसी थर्ड पर्सन को, वही हिसाब इन्होंने कर दिया। एग्रीकल्चर लैंड हमारा, रिसोर्सेज हमारे, लेबर हमारी, मेहनत हमारी, ठीक है, और फ्री में हमसे प्रोडक्शन ले जाते थे। कैसे, ये कह के तुमने टैक्स भरना है, लगान भरोगे, चलो ऐसा करो, इस बार 50 किलो प्रोडक्शन होगी, 25 हमारी। ले जाते थे ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हम क्रॉप्स मतलब ग्रो करते थे उनमें से कुछ कुछ पोर्शन ले जाते थे। उसके बाद क्या करते थे, वो सारा का सारा फ्री में ही अपनी ब्रिटेन कंट्री में भेज देते थे, ठीक है। और वहाँ से वो, उनके पास सिर्फ एक ही अकल थी। देखो बेटा, हम लोग बहुत इनोसेंट थे इंडियंस उस टाइम पे, इग्नोरेंट थे, अनअवेयर थे, और ऊपर से इलिटरेट थे, एजुकेशन नहीं थी हमारे पास, हमें पता ही नहीं चला ये कर क्या रहे हैं। और ब्रिटिशर्स इतने स्मार्ट थे, एजुकेटेड थे, कि उन्होंने आके पूरा इंडिया सर्च कर लिया था कि अच्छा यहाँ के टॉपोग्राफिकल फीचर्स ऐसे हैं, यहाँ पे इतनी टाइप की सॉइल है, अरे वाह, इस सॉइल की ये वो है स्पेशलिटी, यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट ग्रो करेंगे, ये बहुत अच्छा होगा, इस सॉइल में ये प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी, ब्लैक सॉइल में कॉटन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी, कॉटन जो कॉटन प्रोडक्ट है हमारा, जो कॉटन की प्रोडक्शन है हमारी, वो ब्लैक सॉइल के लिए बिल्कुल उसके लिए बेस्ट है। ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर बहुत होता है और कॉटन को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर बहुत चाहिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज जहाँ पे चिरापुंजी, जहाँ पे बहुत हद तक बारिश होती है, यहाँ पे जूट की प्रोडक्शन करते हैं। और जितने भी हुगली रिवर के साइड वाले एरियाज थे वहाँ पे जूट की प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि जूट को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। मतलब उन्होंने इतने तरीके से हमारी मतलब जोग्राफिकल स्टडी कर ली थी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बाद यहाँ से फ्री में प्रोडक्ट लेके, और जब वहाँ से वापस आए तो वो प्रोडक्ट जो थे क्या थे, मशीन से बने हुए थे। और हमें क्या कहते थे, हमने, और क्या हुआ, हमसे फ्री में सामान लेके, सारी प्रोडक्शन लेके, लगान लगान करके कि हाँ लगान दो, और टैक्स करके सारी प्रोडक्शन फ्री में, जो हमने इतनी मेहनत की बिना किसी पैसे के, अपनी कंट्री में ले जाके उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के इंडिया में ले आए। और जब हम इंडिया में लेके आए तो क्या किया, जब वो प्रोडक्ट यहाँ से बाहर जाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं होएगा, कस्टम ड्यूटी नहीं होएगी, सेल्स टैक्स नहीं होएगा, ना ही वो जब हमारी इंडियन शिप्स वहाँ पहुँचेंगी तो उनको वो कोई किराया नहीं देंगे, फ्री में ही। हम इतनी बेवकूफ़ों की तरह भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर से उधर सामान पहुँचा रहे हैं, कोई उसका पैसा नहीं, ठीक है। पर जब वो वहाँ से हमारे कंट्री में भेजेंगे सामान बना के, तो हम उनके पेट्रोल का खर्चा भी दें, शिप का, हम उनके शिप के लोगों का भी खर्चा दें आने जाने का, फिर उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे भी हम, और उनको प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं, और वही प्रोडक्ट्स हमारे ही रॉ मटेरियल से वो हमें डबल डबल प्राइस पे बेच रहे थे। समझ आई बात? इस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव ऐसी उन्होंने स्टार्ट किया। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, कंपटीशन शुरू हो गया मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ। कैसे? हमारे यहाँ पे लोगों की नॉलेज नहीं थी मशीन यूज़ करने की, उनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, मशीन यूज़ करते थे। अब क्या हुआ, हमारे जो लोग थे उन्होंने भी सोचा कि हमें क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम भी देखें क्या बनाते हैं ये प्रोडक्ट्स, ये जो हमसे इतना सामान लेके जाते हैं। तो हमारे इंडियंस देखो बेटा शुरू से ही बड़े लॉजिकल रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत स्ट्रांग था। आप अपने कभी ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं बट बड़े लॉजिकल है, रिसोर्स मैनेजमेंट बड़े अच्छे से आती है, उनको नॉलेज बहुत है, एग्रीकल्चर सेक्टर की भी पूरी नॉलेज है, कौन सी क्रॉप को कितना पानी चाहिए, कैसे चाहिए, और कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हैं। आप देखना, इतने पढ़े लिखे नहीं बट फिर भी बहुत अच्छे से पैसे गिन लेते हैं, हिसाब किताब कर लेते हैं। तो हम इंडियंस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे, ठीक है, और हाथ से काम करने में हमें बिल्कुल शर्म नहीं थी, बिकॉज हम शुरू से हार्ड वर्किंग थे। तो क्या हुआ, कंपटीशन शुरू हो गया, उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। हमारे इंडियन जो हमारे लेबर्स थे उन्होंने देखा कि अच्छा ये कारीगरों ने किया, अच्छा ये ऐसे ऐसे बनाते हैं, चलो हम भी बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलो हमने भी शुरू किया बनाने। तो प्रॉब्लम क्या आती थी, वो मशीन से बनाते थे तो उनके प्रोडक्ट 5 दिन में बन के आ जाते थे, और हम लोग हाथ से बना रहे थे बिना किसी मशीन के, तो उसी को बनाने में 15 दिन लग जाते थे। तो क्या होता था कि जब तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता था तब तक उसकी डिमांड खत्म हो जाती थी। दूसरा, वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने ही नहीं देते थे लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट,
न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। जैसे जैसे उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स बना के इम्पोर्ट करने शुरू किए इंडिया में, तो हमने उन्होंने इम्पोर्ट करवाए, तो उससे क्या हुआ, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड क्रिएट हो गया। जैसे बच्चे, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। पुराने ज़माने में देखो माइक्रोवेव नहीं होती थी, तो भी तो लोग खाना गर्म करके खाते थे ना। अब एक इनोवेशन होगी माइक्रोवेव, तो क्या हुआ, हम माइक्रोवेव पे डिपेंड हो गए, और वो क्या बन गई, हमारी नीड। तो मतलब लोगों की नई नई डिमांड्स, लोगों की नई नई ज़रूरतें बन रही थी। क्यों, लोगों की ज़रूरतें इसीलिए बढ़ रही थी क्योंकि चीज़ें भी बढ़ रही थी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, उन्होंने रेलवे शुरू किए इंडिया में, करे अपने फ़ायदे के लिए थे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी हो। और दूसरा, उन लोगों ने क्या किया था कि रेलवे शुरू करते हैं और जितने भी राजे महाराजाओं का खजाना है ना, वो लूट के या उनसे ज़बरदस्ती, मतलब ऐसे ही टैक्स टैक्स कह के उनसे भी छीन के हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री में पहुँचा। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई। और प्रॉब्लम क्या आई हमारे को, नेट एक्सपोर्टर थे हम, प्राइमरी गुड्स, बस हमारे को, हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, प्राइमरी गुड्स, मतलब जो प्रोडक्शन थी हमारी एग्रीकल्चर, वो हम उनको देते थे, और वो हमें क्या भेजते थे, फिनिश गुड्स भेजते थे। और सारा कंट्रोल जो था वो ब्रिटिशर्स ने कर लिया था हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है। और जितना भी पैसा आता था वो हमारे तक तो पहुंचता ही नहीं था, उसका सारा बेनिफिट कौन उठा लेते थे, ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स खरीदते थे, ठीक है। जो पैसा हम इंडिया में जो लोग रिच थे ना, जो उनके वहाँ से प्रोडक्ट बन के आते थे जो मार्केट में, और वो खरीदते थे, उसका सारा पैसा क्या करते थे, ब्रिटिशर्स। ऑब्वियसली कौन लोग थे उनके, उन्होंने अपने ही लोग रखे हुए थे मार्केट में कि तुम ही बेचोगे ये सामान इनको, तो फिर उनके अपने ही लोग थे, वो उनसे पैसे ले लेते थे, उनको थोड़ा सा अमाउंट उनसे पे कर देते थे। मतलब उन्होंने अपने मिडल मैन रखे थे कि हमारे ही सारी चीज़ें यूज़ करके हमसे ही पैसे लेके अमीर बनते गए। इंट्रोडक्शन की उन्होंने रेलवेज़ एंड रोड्स की, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम शुरू किए। टेलीग्राफ्स क्यों शुरू किए, बेसिकली उसका एक ही रीज़न था बेटा, कम्युनिकेशन भी तो ज़रूरी है। अपने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा ना, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम ट्रेड नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चेंज किया उन्होंने, ऑफिस सेटअप किए, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है। और अपना कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ाया। कैसे, दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे, दिल्ली के दो पार्ट कर दिए, इंद्रप्रस्थ उसका नाम हटा के दिल्ली और न्यू दिल्ली कर दिया उन्होंने। उनको ना प्रोनाउंसिएशन में बड़ी प्रॉब्लम थी। अब हमारे कोलकाता था, उसको कैलकटा बोलते थे। उड़ीसा था, उड़ीसा था, उड़ीसा, उसको उड़ीसा बोलते थे वो लोग, इसीलिए तो अब नाम चेंज हुए हमारे। मुंबई था, उसको बॉम्बे बोलते थे, ठीक है। तो बहुत से ऐसे उन्होंने अपने तरीके से डिवीजन कर दी टाउन्स एंड सिटीज़ के। आपने 8th क्लास में पढ़ा था ना कॉलोनियलाइजेशन, ये वही है। रेलवेज फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, और रेलवे फैसिलिटीज़ उन्होंने स्टार्ट करके क्या किया, अपनी मार्केट जो थी उसको इंक्रीज़ कर दिया। ये बेटा मेन इवेंट्स है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गई थी। 15 जनवरी में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए। 16, 17, 18 में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की। क्यों स्टार्ट की, वो इसलिए स्टार्ट की क्योंकि वो ना एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया ना, उन्हीं की प्रोडक्शन, सारा लेबर वर्कआउट कर रही है और पैसे कोई और लेके जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू की। फिर 18 और 19 में क्या हुआ, पीजेंट्स ने यूपी में, जो गरीब किसान थे, उन्होंने कह दिया बस अब बहुत हो गया, ये हमें मारते भी बहुत हैं, ऊपर से पैसे भी नहीं देते और सारा दिन काम करवाते रहते हैं, अब हम इनके अगेंस्ट खड़े होंगे। फिर 1999 में क्या हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। बैसाखी वाले दिन जनरल डायर ने गोलियां चला के सबको मार दिया वहाँ पे। और फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ कि जिस पे भी आपको शक होता है या कोई भी रैली करते हैं इंडियंस फ्रीडम फाइटर्स, अगर आपको दिखते हैं ग्रुप बनाए हुए या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी बात करते हैं, उठा के जेल में डाल दो बिना किसी जुर्म के। 1920 में क्या हुआ, वही जो मूवमेंट 1918 और 19 में यूपी में गरीब किसानों ने शुरू की कि बस अब हम आपका काम नहीं करेंगे, वही चीज़ 1920 में अवध में शुरू हुई। थैंक यू सो मच। आई होप बच्चे आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेश्चंस। और मेरी एक बात सुन लो बच्चे, हिस्ट्री का पेपर तभी कंप्लीट होगा अगर आप पॉइंट्स में प्रेजेंटेशन करोगे, और जिस हिसाब से मैंने आपको अभी पॉइंट्स दिए ऐसे ही लिखना। उससे एक तो आप क्वांटिटी को भी मैनेज कर सकते हो और क्वालिटी को भी। बेटा यू नेवर नो कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको किस तरीके से मार्क्स दे रहा है, क्वांटिटी के बेसिस पे या क्वालिटी के बेसिस पे। तो आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं,
नेक्स्ट जो इसके सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको एक पैटर्न शेयर करूंगी, जिस पैटर्न के बेसिस पे आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर्स लिखने हैं हिस्ट्री में, 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड में, टर्म्स में, टर्मिनल एग्जामिनेशन में। आपने वो पैटर्न नहीं छोड़ना। इफ़ यू फॉलो दैट पैटर्न यू हैव नो नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा 1 मार्क्स क्वेश्चन। आपके उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और आपके लॉन्ग क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बताऊंगी कि हर पॉइंट के कितने कितने मार्क्स होते हैं और उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। सो प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम गोइंग टू से एंड वट एवर आई एम टीचिंग यू, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड प्लीज़ अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो इट विल क्रिएट ट्रबल फॉर यू एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर योर सिलेबस and to cope up with the things, okay. It will increase your burden because there are too many lengthy chapters in the next video, or you can say next semester. So please work out on that, work hard and all the very best to you because almost आपका हाफ सेशन होने वाला है बच्चे। तो प्लीज़ वर्क हार्ड, ठीक है। आई डोंट नो when never the things going to be normal, but please you are mentally and physically prepared yourself for your examination and do your best, all the very best to you for your exams, periodics, pre-boards and the board examinations, ठीक है। And please like, share and subscribe my channel Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma. Press the bell icon. If you press the bell icon you will automatically get the notification of my next video. Thank you so much. Have a nice day. Stay home, stay safe, be alert, save lives. Thank you so much.